अब इससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ खून से रंगे हैं। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के चीफ और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में जहां जहां इंडिया गठबंधन जीता वहां 50,000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश हो रही है, जबकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुरू से ही यह आरोप लगा रहे हैं कि दलितों का वोट काटा जा रहा है, पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है, ईबीसी का वोट काटा जा रहा है। ये सारे तर्क ओपोजिशन नेताओं के हैं, यानी एसआईआर के खिलाफ सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी और उनके सहयोगियों की ओर से एसआईआर का पुरजोर समर्थन किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, यह भी समझिए। बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही, कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। बिहार में एसआईआर के जरिए जब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, तब राहुल गांधी ने इसी आरोप के साथ बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था। अब बंगाल के साथ यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां विपक्षी पार्टियां जीती, उन क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया। वहीं राहुल गांधी ने बिहार में हुए एसआईआर के दौरान एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एसआईआर के जरिए दलितों, पिछड़ों, ईबीसी, अल्पसंख्यकों और गरीबों का वोट काटा जा रहा है। आप देखिए किसका वोट कट रहा है, मैं आपको बताता हूं। दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, अंबानी का नहीं कट रहा। राहुल गांधी की तब की कही ये बात मानो अब सही हो रही है। अभी 25 नवंबर को ही यूपी के गोंडा में विपिन यादव नाम की एक बीएलओ ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि विपिन यादव पर काम का दबाव था। उनसे कहा जा रहा था कि ओबीसी वर्ग में आने वाले वोटरों का नाम काटें। उन्होंने ऐसा करने से जब मना कर दिया तो अधिकारी उन्हें धमकी देने लगे। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। आज भी एक बीएलओ की मौत हुई। गुजरात के मेहसाणा के सुदासणा गांव में 50 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल और बीएलओ दिनेश रावल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसआईआर के काम का भारी दबाव होने के कारण दिन में सर्वर की समस्या से वे काम नहीं कर पा रहे थे,
जिस वजह से दिनेश रावल पिछले कई दिनों से रात के 2 बजे उठकर फॉर्म अपलोड करने का काम करते थे। बीती रात भी देर रात तक काम में जुटे थे, तभी अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें वडनगर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। गुजरात में यह कोई पहला मामला नहीं है। कच्छ, तापी, खेड़ा, वडोदरा और अब मेहसाणा को मिलाकर महज 10 दिन में ही 5 बीएलओज की मौत हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन बीएलओज की परेशानी क्या है? आखिर क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि या तो बीएलओज को हार्ट अटैक आ रहा है या फिर कई बीएलओज को सुसाइड करने तक की नौबत आ गई है। आपको यूपी के कुछ बीएलओज का दर्द सुनवाते हैं। इलाका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बीएलओज हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपने अपने इलाके के जो मतदाता हैं उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। यहाँ पर बात करते देखिए बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं। यहाँ आप परेशानी क्या क्या आ रही है इस काम में? परेशानी सर ये आ रही है कि नया एरिया, मैं नया बेलो हूँ, ना किसी का घर मालूम है। पूछते पूछते जाते हैं लोग, दरवाजा खटखटाओ तब भी नहीं खोलते हैं। फॉर्म दे आओ, उसके बाद लेने जब जाओ तो लोग कहते हैं कि अभी मेन चीज़ है कि फ़ोटो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इसी तरह के सब बताते हैं। समस्या ये है कि 1310 मेरे पास वोटर हैं और 1310 वोटर के घर घर जाने के लिए कम से कम 1 महीना हमारी हालत में होना चाहिए था कि जब हम फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब इन सब के बीच आज टीएमसी के 10 सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और उन पर जो आरोप लगाए, उसका चुनाव आयोग ने बिंदुवार जवाब भी दिया। ईसीआई ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाई गई सभी आशंकाओं और प्रत्येक आधारहीन आरोप का बिंदुवार खंडन किया है। ईसीआई ने टीएमसी को जवाब देते हुए कहा कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद ही वे अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करें। तब तक वे बीएलओज, ईआरओज और डीओज जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और चुनाव कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त हैं के स्वतंत्र कार्य में हस्तक्षेप ना करें। ईसीआई ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के मामले में बीएलओज को प्रभावित या धमकाने की कोशिश ना करें। ईसीआई ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को साफ तौर पर बताया कि मतदाता सूची की तैयारी और चुनावों का संचालन भारत के संविधान और चुनाव कानून के अनुसार होता है और टीएमसी को भी इसका पालन करना चाहिए। ईसीआई ने यह भी कहा कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आयोग द्वारा स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक राज्य सरकार द्वारा वितरित तक नहीं हुआ है। इसे अब बिना किसी विलंब के जारी किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाके ये थी हकीकत, ये था सच। एसआईआर पर क्यों है इतना त्राहिमाम? आगे बढ़ते देश